आज हम आपके सामने ये सवाल लेकर आए हैं कि लोकतंत्र की सही मात्रा क्या होनी चाहिए। आज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी यानी अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। माना जाता है कि 2500 वर्ष पहले ग्रीस में पहली बार लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। 2500 वर्ष पहले, जबकि आज की तारीख में भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और इन 2500 वर्षों में लोकतंत्र का स्वरूप कैसे बदलता चला गया, इसे समझने के लिए सबसे पहले आप भारत और ग्रीस की दो तस्वीरें देखिए। ग्रीस के लोग पिछले कई दिनों से कोरोना वायरस की वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं और वैक्सीन के विरोध के नाम पर वहां पर आगजनी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है। ये है ग्रीस, जहां लोकतंत्र की स्थापना हुई थी 2500 वर्ष पहले। अब दूसरी तरफ आज का सबसे बड़ा लोकतंत्र देखिए, भारत, जहां वैक्सीनेशन के लिए मची भगदड़ की कई तस्वीरें पिछले कुछ दिनों में आपने ये जरूर देखी होंगी। ये वैक्सीन सेंटर्स पर क्या हो रहा है ये आप देख सकते हैं। अब ये दोनों ही लोकतंत्र की अलग अलग तस्वीरें हैं। लोकतंत्र के नाम पर ग्रीस, अमेरिका और फ्रांस जैसे विकसित देशों में लोग वैक्सीन की अनिवार्यता का विरोध करने लगते हैं। वो कहते हैं कि हम आज़ाद हैं और हम वैक्सीन लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे, इस बात की पूरी आज़ादी हमें होनी चाहिए। हम बिल्कुल आज़ाद हैं ये तय करने के लिए कि हम वैक्सीन लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे, और वैक्सीन ना लगवाने का अधिकार भी हमारे पास है। और ये सारे लोग जो आप देख रहे हैं, ये वो हैं जो ये कह रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। इन्हें इस बात की आज़ादी चाहिए, जबकि भारत जैसे देश में लोग लाइन में ना लगने को ही लोकतंत्र मानते हैं। लाइन को तोड़ना ही लोकतंत्र है। इन विकसित देशों और भारत का लोकतंत्र कई बार टू मच डेमोक्रेसी में बदल जाता है, यानी जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र में जरूरत से ज्यादा आजादी आ जाती है। जबकि इस समय दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां लोकतंत्र नाम मात्र का है और इसका खामियाजा उन देशों की जनता भुगत रही है। यानी कुछ देश तो ऐसे हैं जहां लोकतंत्र ज्यादा होने की वजह से जनता भुगत रही है, और कुछ देश ऐसे हैं जहां लोकतंत्र ना होने की वजह से जनता परेशान है। उदाहरण के लिए आप लेबनान की ये तस्वीरें देखिए, जहां अस्थिर लोकतंत्र और सरकार की नीतियों की वजह से लोगों को हजारों रुपए देकर ब्रेड का एक पैकेट मिल रहा है। यानी एक ब्रेड के पैकेट के लिए हजारों रुपया खर्च करना पड़ रहा है, और गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए 10-10 किलोमीटर लंबी लाइनें इस समय वहां पर लगी हुई हैं। लेबनान की तस्वीर आप देख सकते हैं। लेबनान के इस कमजोर लोकतंत्र का विश्लेषण हम आगे करेंगे, लेकिन पहले यह देखिए कि पूरी दुनिया में इस समय लोकतंत्र की क्या स्थिति है। लोकतंत्र के बारे में बात तो सब करना चाहते हैं, सब अपने आप को लोकतंत्र का चैंपियन बताना चाहते हैं। आपने देखा होगा, लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी, एक बहुत ही फैशनेबल शब्द है और आजकल तो ये बहुत ही फैशन में है। अमेरिका जैसे जो देश हैं वो लोकतंत्र की बहुत बड़ी दुकान खोलकर बैठे हुए हैं। ऐसे ही बहुत सारे पश्चिमी देश हैं जो लोकतंत्र की बातें करते हैं और लोकतंत्र के बड़े बड़े शोरूम्स उन्होंने खोल के रखे हैं, और वहीं से आपको लोकतंत्र का सर्टिफिकेट भी मिलता है। 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया में सिर्फ 11 देश ऐसे थे जहां पर लोकतंत्र था। सिर्फ 11 लोकतांत्रिक देश थे। फिर वर्ष 1920 में इनकी संख्या बढ़कर 20 हो गई। फिर वर्ष 1974 में दुनिया में लोकतांत्रिक देशों की संख्या 74 थी। वर्ष 2006 में यह संख्या 86 तक पहुंच गई, और आज 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले दुनिया के 167 देशों में से 57% यानी 96 देश खुद को लोकतांत्रिक देश कहते हैं। यानी आज दुनिया में 96 देशों में लोकतंत्र है, तब भी पूरी दुनिया में नहीं है। इसके अलावा 21 देशों में किसी न किसी प्रकार की तानाशाही आज भी है, जबकि 28 देश ऐसे हैं जिनमें तानाशाही और लोकतंत्र दोनों का एक मिश्रण है। दोनों के लक्षण आपको दिखाई देते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2007 में इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाने की शुरुआत की थी। अब आप सोचिए, दुनिया ने लोकतंत्र का पहला उदाहरण ग्रीस में 2500 वर्ष पहले देखा था, जबकि लोकतंत्र को एक दिन समर्पित करने में दुनिया के सैकड़ों देशों को हजारों वर्ष लग गए। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के डेमोक्रेसी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 20 देश ही ऐसे हैं जहां सही मायनों में लोकतंत्र है, जबकि 55 देश ऐसे हैं जो लोकतांत्रिक अपने आप को कहते तो हैं,
लेकिन इन देशों के लोकतंत्र में बहुत सारी कमियां हैं और कमियों वाले लोकतांत्रिक देशों में दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत भी शामिल है और दोनों ही देशों की स्थिति आज आपके सामने है। यहां लोकतंत्र तो है लेकिन कमियों वाला लोकतंत्र है, परफेक्ट लोकतंत्र नहीं है। आज हम लोकतंत्र की इन्हीं कमियों को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां आपको एक बात और समझनी होगी कि वो ये है कि लोकतंत्र का विपरीत हमेशा तानाशाही नहीं होता। अगर आपने अक्सर चर्चाओं में देखा होगा तो लोग समझते हैं ये दो व्यवस्थाएं हैं, एक लोकतंत्र है और उसका जो विपरीत है वो तानाशाही है। जिन देशों में तानाशाही है वहां भी कई बार जनता सत्ता बदल देती है और जिन देशों में लोकतंत्र है वहां भी कई बार नेता वर्षों तक सत्ता से चिपके रहते हैं। तो जिस लोकतंत्र में नेता लगातार सत्ता से चिपके रहते हैं और चिपके रहने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं लोकतंत्र के नाम पर, उन्हें आप क्या कहेंगे? और जो तानाशाही वाले जो देश हैं जहां पर ऐसे नेता पॉपुलर भी हो जाते हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? या फिर वहां जनता उन नेताओं को हटा देती है, उसे आप क्या कहेंगे? उदाहरण के लिए वर्ष 2010 में कई अरब देशों में वहां की हुकूमतों के खिलाफ एक बड़ी क्रांति की शुरुआत हुई थी, लेकिन ज्यादातर देशों को इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। उस समय यह क्रांति हुई तो लोकतंत्र के नाम पर थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 2013 में इजिप्ट में बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे और इस बीच सेना ने इन प्रदर्शनों को आधार बनाकर तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद मोरसी का तख्ता पलट कर दिया था और इस तख्ता पलट में शामिल रहे अब्देल फतेह अल सीसी इजिप्ट के नए राष्ट्रपति बन गए। लेकिन इजिप्ट में सिर्फ राष्ट्रपति ही बदला, तानाशाही नहीं गई। मोरसी हटा दिए गए और सीसी कुर्सी पर बैठ गए, बाकी व्यवस्था बिल्कुल वैसी ही रही। अरब स्प्रिंग का असर लीबिया, यमन और सीरिया जैसे देशों में भी हुआ और वहां भी बड़े पैमाने पर सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन हुए, लेकिन आज ये सभी देश गृह युद्ध की आग में जल रहे हैं। तो फिर अरब स्प्रिंग का फायदा क्या हुआ? इराक में सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए अमेरिका ने इतना भयंकर युद्ध लड़ा, लेकिन इराक को सही मायनों में लोकतंत्र नहीं मिल पाया और 2011 में लीबिया के तानाशाह मुअम्मर अल गद्दाफी को भी मार दिया गया। लेकिन 2014 से लीबिया में जो गृह युद्ध शुरू हुआ वो आज भी जारी है। 11 साल पहले ट्यूनीशिया से अरब क्रांति की शुरुआत हुई थी। तब वहां एक सब्जी विक्रेता ने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए खुद को आग लगा ली थी। इसके बाद अगले 28 दिनों तक ट्यूनीशिया में तत्कालीन राष्ट्रपति के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए और राष्ट्रपति को सत्ता से हटा दिया गया। लेकिन ट्यूनीशिया आज भी सही मायनों में लोकतंत्र बनने के लिए संघर्ष कर रहा है। आज भी वहां वैसा ही भ्रष्टाचार है, वैसी ही बेरोजगारी है। यही हाल भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का भी है, जहां 53 वर्षों के बाद 2015 में लोकतांत्रिक सरकार आई, लेकिन अब वहां एक बार फिर से सेना का शासन है। यानी किसी भी देश के लिए सच में एक लोकतंत्र बनने की राह आसान नहीं है और यह कामयाबी हासिल करने के लिए उस देश की सरकारों और लोगों को अथक प्रयास करने पड़ते हैं। अब बड़ा सवाल यह है, क्या आप अपने देश में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए अथक प्रयास तो छोड़ दीजिए, छोटा सा भी प्रयास कर रहे हैं? कुल मिलाकर दुनिया के देश इस समय 4 श्रेणियों में बटे हुए हैं। पहली श्रेणी उन देशों की है जहां लोकतंत्र है। दूसरी श्रेणी में वो देश हैं जहां हाइब्रिड लोकतंत्र है, यानी लोकतंत्र का मिश्रण है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान, वहां वैसे तो लोकतांत्रिक सरकार है, सरकार चुनने के लिए चुनाव भी होते हैं, लेकिन नियंत्रण असल में सेना का ही है। तो पाकिस्तान को आप क्या कहेंगे? ऐसे ही तीसरी श्रेणी उन देशों की है जहां पूरी तरह से तानाशाही है, जैसे नॉर्थ कोरिया और चीन। जबकि चौथी श्रेणी में वो देश आते हैं जहां लोकतंत्र भी है और राजशाही भी है, जैसे ब्रिटेन, स्पेन, स्वीडन, नॉर्वे, नेदरलैंड्स, जापान और थाईलैंड। इनमें से ज्यादातर देश लोकतंत्र के पैमानों पर कई देशों के मुकाबले बहुत ऊपर हैं, लेकिन फिर भी इन देशों का सर्वोच्च संवैधानिक पद राजघराने के लोगों के पास होता है और यह पद पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। एक ही राज परिवार के लोग उस पर बैठते चले जाते हैं। लेकिन इसी दुनिया में सिंगापुर, ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी हैं जिन्होंने बिना लोकतंत्र के या बहुत कम लोकतंत्र के बावजूद असाधारण तरक्की की है। इन देशों में ज्यादातर देश वर्ष 1950 के आसपास आजाद हुए थे और इन देशों में वर्ष 1990 तक या तो किसी एक व्यक्ति का शासन रहा, एक व्यक्ति का शासन, या फिर इन देशों की कमान सेना के पास रही।
इन तीनों देशों की खास बात यह है कि जब ये देश विकास के पैमानों पर अमेरिका जैसे देशों को टक्कर देने लगे, इनकी अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से विकसित हो गईं और जब इन देशों के लोगों की आय यानी आमदनी विकसित देशों के बराबर या उससे भी ज्यादा हो गई, तब इनका परिचय लोकतंत्र से कराया गया। सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू लगातार 31 वर्षों तक वहां के प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान सिंगापुर में विपक्षी नेताओं, प्रेस, लेबर यूनियंस और विरोध प्रदर्शनों पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई। यानी वहां नाम मात्र का लोकतंत्र था, आजादी भी नाम मात्र की ही रही होगी। फिर भी ली कुआन यू ने सिंगापुर को थर्ड वर्ल्ड कंट्री से दुनिया के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में पहुंचा दिया, एक विकसित देश बना दिया। आज लोग सिंगापुर में जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वहां बसना चाहते हैं। हमारे देश से भी बहुत सारे लोग सिंगापुर में जाना चाहते हैं, वहां रहना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, अपने बच्चों को वहां पढ़ाने के लिए भेजना चाहते हैं। हालांकि सिंगापुर उस समय था तो लोकतंत्र ही, लेकिन इस लोकतंत्र के साथ कई तरह की शर्तें थी, क्योंकि सरकार में आम जनता की भागीदारी को लेकर ली कुआन यू के विचार बिल्कुल अलग थे। उन्होंने कहा था कि रवांडा, बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे देशों में भी लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र के बावजूद वहां का समाज सभ्य नहीं है। किसी भी देश के लोगों का सबसे पहले आर्थिक विकास होना चाहिए। यहां यह बात आपको ध्यान रखनी होगी, जिससे आपको यह पता चलेगा कि भारत ने ऐसा क्या गलत किया और सिंगापुर ने ऐसा क्या सही किया। तो सिंगापुर के जो नायक थे और जो उनके प्रधानमंत्री थे, वो ये कहते थे कि सबसे पहले आर्थिक विकास होना चाहिए। वहां के नेता चाहे जो भी कहें, नागरिकों को घर, दवाइयां, नौकरी और स्कूलों की जरूरत है। वर्ष 1980 में सिंगापुर एयरलाइंस की पायलट यूनियन ने उस समय हड़ताल कर दी थी। तब ली कुआन यू ने उनकी मांगों को मानने के बदले उन्हें काम पर वापस लौटने की चेतावनी दी और यह भी कहा कि अगर हड़ताल तुरंत खत्म नहीं हुई तो वो सिंगापुर एयरलाइंस को बंद कर देंगे और नए सिरे से इसे शुरू करने के लिए तैयारी करेंगे। इसके बाद यह हड़ताल, यह स्ट्राइक समाप्त हो गई। आज आपको ली कुआन यू की वही चेतावनी एक बार फिर से सुनाते हैं, क्योंकि ली कुआन यू एक बहुत ही शक्तिशाली नेता थे। उन्होंने सिंगापुर की काया पलट कर दी। अब अगर आप लोकतंत्र के चैंपियन से बात करेंगे, आजादी के चैंपियन से बात करेंगे, तो वो ये कहेंगे कि ली कुआन यू ने तो आजादी खत्म कर दी थी। लेकिन आज आप सोचिए, जो कुर्बानी उन्होंने सिंगापुर के लोगों से मांगी और जो उनकी नीतियां थी, उसी की वजह से आज सिंगापुर इतना मजबूत राष्ट्र बन पाया है। आपको एक बात समझनी चाहिए, वो ये कि किसी भी देश के लिए एक मजबूत नेता बहुत आवश्यक है और मजबूत नेता कमजोर लोगों की कमजोर मांगों के सामने झुकते नहीं हैं और वो एक मजबूत फैसला लेते हैं। ली कुआन यू यहां ये बता रहे हैं, जब सिंगापुर एयरलाइंस के पायलट्स ने हड़ताल कर दी तो उन्होंने साफ कह दिया कि आपको काम पर लौटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके बिना, सबसे पहले तो मैं ये एयरलाइंस ही बंद कर दूंगा और फिर आपके बिना इसे चलाऊंगा। और उसके बाद ये स्ट्राइक समाप्त हो गई। यहां हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि लोकतंत्र को ऐसी ही सीमाओं में बांध देना चाहिए। हम सिर्फ एक लिमिटेड पॉइंट आपके सामने रख रहे हैं कि बहुत कम लोकतंत्र और जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र के बीच भी एक संतुलन होना चाहिए, क्योंकि टू लिटिल डेमोक्रेसी नागरिकों को संकट में डाल सकती है, जबकि जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र पूरे देश को संकट में डाल सकता है। और आज भारत के सामने लोकतंत्र के इसी संतुलन को साधने की सबसे बड़ी चुनौती है। और आज हम आप सबके सामने यही प्रश्न रख रहे हैं, जिसके बारे में आप सोचिएगा जरूर कि आपको क्या लगता है, भारत में लोकतंत्र की कमी है या लोकतंत्र जरूरत से ज्यादा है, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान होता है, वरना हम भी आज सिंगापुर की जैसे बन चुके होते। आज सिंगापुर, ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में लोकतंत्र भी है और वहां के लोगों को कई देशों के मुकाबले ज्यादा अधिकार भी हासिल है, लेकिन इन लोगों को यह अधिकार तब हासिल हुए जब इन्होंने अनुशासन के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना सीख लिया। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि उन अधिकारों के कोई मायने नहीं जिनकी धारा कर्तव्य बोध से नहीं निकलती। उदाहरण के लिए, आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और वो आपसे कहे कि स्वस्थ रहना है तो आपको कड़वी दवाई खानी होगी और अनुशासन में रहकर अपनी डाइट लेनी होगी। अब यह आपकी मर्जी है कि आप उस सख्त डॉक्टर की ये सख्त चुभने वाली बातें माने या ना माने। आप कह सकते हैं कि इस देश में लोकतंत्र है, डॉक्टर की बात ना मानना मेरा अधिकार है, लेकिन इससे नुकसान डॉक्टर को नहीं होगा, आपके स्वास्थ्य को होगा। इसीलिए हमारे देश में अक्सर ये कहा जाता है कि अगर एक सख्त डॉक्टर जो आपको कड़वी दवाई लेने के लिए कहता है, जो आपको हर रोज सुबह उठकर नियमित रूप से व्यायाम करने के लिए कहता है, जो आपको कहता है कि आप ज्यादा देर मत सोइए, शरीर का ध्यान रखिए और
अच्छा खाना खाइए। वो सख्त डॉक्टर अगर चुनाव लड़े तो शायद हार जाएगा, और अगर एक हलवाई जो हर रोज आपको मीठी मीठी जलेबी खिलाता है, जो आपको हर रोज मिठाइयाँ खिलाता है और कहता है कि मोटापे से भी कोई परेशानी नहीं होगी, मोटापे के बारे में मत सोचिए, आप बस खाते जाइए, वो हलवाई अगर चुनाव में आ जाए तो उसकी भारी जीत होगी। भारत की लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो कुछ इस तरह की है, डॉक्टर हार जाएगा, हलवाई जीत जाएगा, क्योंकि हलवाई मीठी बातें करता है और आपको मीठी मीठी मिठाइयाँ भी खिलाता है। असीमित अधिकारों और जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र का भी नुकसान यह है कि इससे एक राष्ट्र के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। उदाहरण के लिए फरवरी 2020 में दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, और तब भीड़ इन दंगों के एक आरोपी के घर की छत पर पहुंच गई थी, और वहां से इस भीड़ ने नीचे खड़े पुलिस वालों पर पेट्रोल बम फेंकने शुरू कर दिए थे। उसी वर्ष नए नागरिकता कानून के खिलाफ भी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हुए थे, और तब भी भीड़ ने पुलिस वालों पर इसी तरह से हमला किया था। ये तस्वीरें हमने आज आपको एक बार फिर इसलिए से दिखाई हैं ताकि आप समझ पाएं कि जब लोकतंत्र और आज़ादी जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो फिर क्या होता है। लोग कहते हैं कि उन्हें विरोध करने की आज़ादी होनी चाहिए, लोग कहते हैं कि उन्हें अपनी बात कहने की आज़ादी होनी चाहिए, और फिर उस आज़ादी का बहाना बनाकर किस तरह की हिंसा होती है, तोड़फोड़ होती है, वो आपको दिखा रहे हैं। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां आज़ादी का दायरा नियमों के मुताबिक बुना गया है। यहां आज़ादी तो लिमिटेड है, लेकिन फिर अनुशासन भी है। जैसे सिंगापुर में लोग च्युइंगम नहीं खा सकते। यह नियम इसलिए है ताकि लोग च्युइंगम खाकर सड़कों पर ना फेंकें और इससे गंदगी ना फैले। सिंगापुर में अगर कोई व्यक्ति पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करे और वो बिना फ्लश किए बाहर आ जाए तो ये गैर कानूनी है। ऐसा करने पर $150 से $500 यानी 1,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक का जुर्माना है। इसके अलावा सिंगापुर में 10 बजे के बाद किसी भी तरह का शोर करना, दूसरे व्यक्ति का वाईफाई इस्तेमाल करना और कबूतरों को दाना डालना भी गैर कानूनी माना जाता है। लेकिन यह सब कुछ हमारे देश में खुलेआम होता है, पूरे अधिकारों के साथ होता है। इसी तरह डेनमार्क में लोग अपने बच्चों का नाम पहले से तय 7,000 नामों में से ही रख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई और नाम रखना है तो इसके लिए वहां की सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है। मेक्सिको में वर्ष 1892 से यह नियम है कि वहां लोग साइकिल चलाते समय पैडल से अपना पैर नहीं हटाएंगे। वहां की सरकार का मानना है कि ऐसा करने से साइकिल का संतुलन बिगड़ता है और दुर्घटना हो सकती है। इसी तरह स्विट्जरलैंड में भी पहाड़ों पर चढ़ाई करने के लिए अलग अलग तरह के नियम हैं, और ये नियम जो है वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि बाकी के लोगों को असहज महसूस ना हो। वेनिस के सेंट मार्क स्क्वायर पर पक्षियों को दाना डालने पर प्रतिबंध है। ऐसा करने पर 52,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। यह नियम पक्षियों से होने वाली बीमारी से लोगों को बचाने और वहां स्वच्छ बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं, और लोग इन सारे नियमों को मानते हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोग पड़ोसियों की आजादी का कभी ख्याल नहीं रखते। किसी के भी घर या दुकान के बाहर अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं, रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं, अपने घर का कचरा दूसरे घर के सामने डाल देते हैं, तेज आवाज में कई बार गाने सुनते हैं, म्यूजिक चलाते हैं। जब पड़ोसी इस पर आपत्ति करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि हम अपने घर में कुछ भी करें, आपको क्या। और आप में से बहुत सारे लोगों के पड़ोसी इस तरह के होंगे जो कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते और एक अच्छे पड़ोसी और एक अच्छे नागरिक की तरह व्यवहार नहीं करते, लेकिन आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे ही लोग सड़कों पर गंदगी करने में अपनी शान समझते हैं, लाइन तोड़ने को अपनी आज़ादी मानते हैं, लेकिन लाइन तोड़ना ही असली लोकतंत्र नहीं है। और लोकतंत्र का मतलब लाइन में लगकर हर 5 साल में सिर्फ एक वोट डाल देना भी नहीं है। लोकतंत्र का सही अर्थ दूसरे लोगों के अधिकारों का सम्मान करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना है। लेकिन हमारे देश में लोग अपने अधिकारों को तो हमेशा याद रखते हैं, लेकिन कर्तव्यों को भूल जाते हैं। हालांकि स्कूल में हर छात्र को यह सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि उसके अधिकार क्या हैं और उसके कर्तव्य क्या हैं। यह हमें हर स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन स्कूल से बाहर निकलते ही हम ये सब भूल जाते हैं। लोकतंत्र की इंजीनियरिंग के बाद, और आपने ये भी देखा होगा कि हमारे देश में लोकतंत्र का मतलब होता है 5 साल में एक बार चुनाव जीतना, और उस चुनाव जीतने को लेकर लोग कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीत रहे हैं। और हमारे देश में अब ये बहुत वर्षों पुरानी परंपरा बन गई है, ये एक बिजनेस मॉडल बन गया है राजनीति का, कि हम सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, जातिगत राजनीति करते हैं, धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, और फिर उस सोशल इंजीनियरिंग के दम पर
चुनाव जीत लेते हैं और फिर उस चुनाव जीतने को ही हम लोकतंत्र की जीत भी मान लेते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.